Hello everyone, welcome back to my channel. So, we were in the mid of the series of discussing about Unit 1 for UGC NET preparation with the subject of HR and labor law. In the previous video, we have discussed about the brief concept of management, and we were in the mid of discussing about development of management thought, in which we have discussed about two theories, one the scientific management and the administrative management theory. Today, we are going to discuss about bureaucratic theory. Now, this bureaucratic theory was given by Max Weber. So, along with Max Weber, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने इस थ्योरी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, जैसे कि कार्ल मैक्स एंड रॉबर्ट माइकल्स. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैक्स वेबर की लिखी हुई कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग्स के बारे में. जैसे कि पहली राइटिंग थी उनकी द प्रोटेस्टेंट्स एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. उनकी सेकेंड राइटिंग थी इकोनॉमी एंड द सोसाइटी. थर्ड राइटिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग है और इस पे 2016 और 2015 इन दो के क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू आया है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. कौन सी बुक थी? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. ये ट्रांसलेटेड करी गई थी. किसने इसे ट्रांसलेट किया था? आपको इनका नाम पता होना चाहिए. टैलकॉट पार्सन ने इसे ट्रांसलेट किया था एंड एम हेंडरसन ने ट्रांसलेट किया था. इन विच ईयर? 1947 इट वॉज बीन ट्रांसलेटेड. ठीक है जी. मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी और द वर्ड ब्यूरोक्रेटिक? चलिए अब मीनिंग समझते हैं ब्यूरोक्रेटिक का क्या होता है. ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है कंट्रोलिंग और मैनेजिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि साफ शब्दों में समझें तो ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है एक ऐसी पावर को होल्ड करना जिस पावर का यूज करके आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. ये ब्यूरोक्रेसी आपके पास तब आती है जब आपके पास अथॉरिटी हो या कहें आपके पास पावर हो लीगल टर्म्स में. ठीक है. तब आपके पास अथॉरिटी या पावर आती है कि आप किसी को कंट्रोल कर सकें. जब आप कंट्रोल करेंगे तभी आप चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे. यानी कि ब्यूरोक्रेसी में आप कहें एक तरह से एक हायरार्की चलती है, यानी कि रैंकिंग ऑफ पोजीशंस होती हैं और हर पोजीशन पे बैठा हुआ इंडिविजुअल किसी तरह की अथॉरिटी या पावर को होल्ड करता है जिसका यूज़ करके वो ग्रुप ऑफ पीपल या ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल और मैनेज करता है. ठीक है. तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी या फिर कहें ब्यूरोक्रेटिक. चलिए अब ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इस वीडियो में फर्दर डिस्कस करने वाले हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. यानी आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरी थ्योरी का. ठीक है. नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट्स ऑफ अथॉरिटी, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, रीजंस फॉर इमरजेंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी. चलिए तो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी. पावर और अथॉरिटी में डिफरेंस क्या होता है? पावर आपको किसी भी सब्जेक्टिव चीज़ से मिल सकती है. फॉर एग्जाम्पल कहें हमारे इंडिया में काफ़ी फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, जो कि अपनी फेम की वजह से पावर में हैं, अपनी बिजनेस की वजह से पावर में हैं, या अपनी मनी की वजह से पावर में हैं. वो अपनी मनी का, अपने फेम का, यानी अपनी कहें आप अपने बिजनेस की पावर का यूज़ करके अपने कुछ काम निकलवा सकते हैं, कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. लेकिन याद रखें, कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सबको नहीं. और ये लीगल टर्म पे नहीं है, इसलिए ये पावर है. एक सब्जेक्टिव चीज़ का यूज़ करके आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या अपना यू आर मेकिंग सम पीपल, यू आर गेटिंग योर वर्क डन, तो वो एक पावर है. ठीक है. लेकिन अथॉरिटी क्या होती है? जब पावर में लीगैलिटी का मिक्सचर हो, यानी कि जब आपके पास लीगल पावर हो तो अथॉरिटी कहलाती है. यानी सिंपल शब्दों में लीगल प्लस पावर एक अथॉरिटी होती है.
हेयर पावर इज टू कैरी आउट योर ओन विल, ठीक है, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार कोई काम कराना, किस बेस पे? अपनी किसी सब्जेक्टिव पावर, चाहे वो पैसे की पावर हो, फेम की पावर हो, चाहे आपके फॉर एग्जांपल मंत्रियों के कोई रिलेटिव हैं, वो अपनी रिलेशंस की पावर को लेकर के अपना कोई काम कराते हैं, ये एक पावर होती है। लेकिन अथॉरिटी इज टू बी ओबेड बाय ग्रुप, लीगल और लेजिटिमेसी टर्न्स पावर इनटू अथॉरिटी, यानी लेजिटिमेसी या लीगल प्लस पावर अथॉरिटी कहलाता है, ठीक है। अथॉरिटी का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, हमारे प्रेसिडेंट, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, ठीक है, हमारे मंत्री, इन सब के पास पावर भी है लेकिन लीगल टर्म्स में, यानी कि पुलिस के पास, आर्मी के पास चार्ज करने का, कोई भी एक्शन करने का, किसी को इन्फ्लुएंस करने का, कंट्रोल या मैनेज करने का पूरा पावर है अपनी लिमिट्स में, लेकिन एक लीगल टर्म में, ठीक है। तो ये अथॉरिटी और पावर के बीच का मेन डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ अथॉरिटी। तो कंपोनेंट्स ऑफ अथॉरिटी में पहला कंपोनेंट आता है, अब कंपोनेंट्स ऑफ अथॉरिटी से हम क्या समझते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ अथॉरिटी में यानी कि जब मुझे किसी आदमी को, चलिए मानते हैं कि किसी इंडिविजुअल को मुझे एक अथॉरिटी देनी है, उस अथॉरिटी को देने के लिए मेरे पास किन किन एलिमेंट्स का मौजूद होना ज़रूरी है, नेसेसरी है। तो पहला, एन इंडिविजुअल हु रूल, यानी कि किसी को भी एक अथॉरिटी डेलीगेट करनी है या किसी को एक अथॉरिटी देनी है, उसके लिए सबसे पहले वो व्यक्ति का होना ज़रूरी है जिसे मैं अथॉरिटी दूंगी, यानी कि जिसे एक पोजीशन दूंगी, एक पावर दूंगी, लीगल पावर दूंगी, उस व्यक्ति का होना नेसेसरी है, मौजूद होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए इस एग्जाम्पल समझते हैं कि हमने अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करके या किसी भी प्रोसीजर से, जो भी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का या प्रेसिडेंट बनाने का जो प्रोसीजर होता है उसे फॉलो करके हमने किसी को एक अथॉरिटी दी। मोदी जी को अथॉरिटी है, अब वो एक प्रेसिडेंट हैं, ही इज़ एन अथॉरिटेटिव पर्सन, ठीक है। सो हमारे पास इन प्रेसिडेंट के रूप में एक इंडिविजुअल है जिनके पास क्या है, इंडिविजुअल है हु कैन रूल। नेक्स्ट कंपोनेंट, यानी अब हमने एक प्रेसिडेंट तो बना दिया, लेकिन अब हमारे पास हमारा वो प्रेसिडेंट किस काम का, अगर उसके पास कोई जनता ही नहीं होगी जिस पे वो अपनी अथॉरिटी का यूज़ कर सकें। यानी कि हमने एक व्यक्ति को ढूंढा जिन्हें हमें प्रेसिडेंट बनाना था, प्रेसिडेंट की सारी अथॉरिटीज़ डेलीगेट करनी थी, लेकिन उस अथॉरिटी का कोई यूज़ नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस उस अथॉरिटी का किसी पर यूज़ किया जाए। इसीलिए पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वो व्यक्ति का होना ज़रूरी है जिसे अथॉरिटी मिले, और दूसरा उन लोगों का होना बहुत ज़रूरी है जिन पे उस अथॉरिटी का यूज़ किया जाएगा, जिन्हें मैनेज या कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट, एन इंडिविजुअल हु विल रूल, एंड सेकंड, द पीपल हु विल बी रूल्ड या हु आर रूल्ड, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट क्या है, रूलर कंडक्ट रूल, यानी कि आपने जो रूलर बनाया है, जो प्रेसिडेंट हमने बनाए हैं, उनको रूल करना आना चाहिए, उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट्स पता होने चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए, अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, उनकी पावर का, उनकी अथॉरिटी का क्या यूज़ है, किस तरीके का यूज़ है, ये सब उन्हें पता होना चाहिए। यानी कि रूलर को अपने रूल को कंडक्ट करवाना आना चाहिए, ठीक है। फोर्थ कंपोनेंट है एविडेंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ रूलर, यानी कि हमने जो रूलर बनाया उसके पास प्रजा भी है, यानी कि प्रेसिडेंट भी अब हमने बना लिए, हमने प्रेसिडेंट को जनता भी दे दी, प्रेसिडेंट को रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पता है, उन्हें रूल कंडक्ट करवाना भी आता है, लेकिन क्या जनता पे उसका इन्फ्लुएंस दिख रहा है या नहीं, इसका एविडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी जनता इन्फ्लुएंस हो रही है या नहीं, जनता पे उस अथॉरिटी का असर हो रहा है या नहीं, जनता वो रूल मान रही है या नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रही है या नहीं, इसका एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है, ये दिखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ रूल्स ऑफ रूलर,
यानी रूलर के जो रूल्स हैं उनकी एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब मोदी जी कोई भी रूल उठा कर के ऐसे ही देश में नहीं बना सकते। हर रूल को बनाने के लिए एक लीगल प्रोसीजर होता है। जो भी रूल बनाए गए उसे जनता का फुल एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ रायट्स होने की बहुत बड़ी संभावना होती है, ठीक है? इसलिए रूलर के बनाए हुए रूल्स का एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जिन लोगों को ये रूल फ़ॉलो करने हैं उनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। ये कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, किसके? कंपोनेंट्स ऑफ अथॉरिटी के। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। चलिए, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी 3 टाइप्स की होती हैं। पहली ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक एंड लीगल रेशनल। ट्रेडिशनल हम नाम से ही समझ सकते हैं, जो ट्रेडिशन से चलती आ रही हो, जो प्रथा से चलती आ रही हो, पुराने समय से चलती आ रही हो। ये किस टाइप की अथॉरिटी है? ट्रेडिशनल अथॉरिटी। यानी इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि राजा के मरने के बाद, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग और आफ्टर द ब्रीच ऑफ द किंग, नेक्स्ट किंग कौन होगा? उसका अपना कोई सगा संबंधी, उसका अपना कोई बेटा या बेटे का बेटा, वही राजा बनता है। प्रजा में से उठा के किसी को भी राजा नहीं बनाया जाता, ठीक है? तो ये क्या हुआ? एक इनहेरिटेड स्टेटस हुआ, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी कैसे आती है? बाय द वर्च्यू ऑफ ट्रेडिशन, कस्टम और इनहेरिटेड स्टेटस। यानी कि जो पहले से ट्रेडिशंस में चलता आ रहा हो, कस्टम्स में चलता आ रहा हो, या इनहेरिटेड स्टेटस, जिसका अच्छा एग्जाम्पल था एज अ किंग। इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कैरिस्मेटिक। कैरिस्मेटिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी पर्सनालिटी जो अट्रैक्ट करे, एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी जिसमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज हों, एक्सेप्शनल क्वालिटीज हों, यूनिक क्वालिटीज हों, वो एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है। या उसे एक इंसान का करिश्मा आपको क्या करे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाए, ठीक है? तो कैरिस्मेटिक ऑथोरिटी कब आती है? बाय द वर्च्यू ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल क्वालिटीज। इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल होगा इसका, आप ले लीजिए अमित शाह जी का एग्जाम्पल। मोदी जी के बहुत बड़े एडवाइज़र हैं ये अमित शाह जी। ये किसी लीगल पार में अभी नहीं है, बट हिज पर्सनालिटी इज समथिंग, क्योंकि बहुत एडवाइज़र बहुत अच्छे हैं ये, ठीक है? इनके डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं और सब जानते हैं कि मोदी जी के डिसीजन पार में कहीं ना कहीं इनका बहुत वाइटल रोल रहता है। तो इसीलिए इनकी कैरिस्मेटिक अथॉरिटी है कि ये किसी लीगल पावर में ना रहते हुए भी एक पार या एक अथॉरिटी में माने जाते हैं। ऑलराइट, चलिए, तीसरी हमारी अथॉरिटी है लीगल रैशनल। लीगल रैशनल अथॉरिटी कैसे आती है? बाय द वर्च्यू ऑफ बिलीफ इन लीगैलिटी of rules and rights of those who devoted to authority under such rules to issue command. लीगल रैशनल यानी एक टर्म यहां पे लिखा है लीगल, यानी कि कोई भी अथॉरिटी जो लीगैलिटी से आती है या फिर किसी पोजीशन के द्वारा आपको कोई अथॉरिटी मिल रही है, वो क्या है? लीगल रैशनल। इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, चीफ मिनिस्टर से, ठीक है? तो ये जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी पोजीशन से इनकी अथॉरिटी आती है, ठीक है? ये कोई ट्रेडिशनल अथॉरिटी नहीं है कि चीफ मिनिस्टर का बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये कोई कैरिस्मेटिक अथॉरिटी नहीं है कि किसी इंसान की, हमने किसी इंसान का व्यक्तित्व देखा, किसी इंसान की पर्सनालिटी देखी और उसकी कैरिस्मा से हम इतने अट्रैक्ट हुए कि हमने उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया। नो, इट्स अ लीगल रैशनल अथॉरिटी, यानी कि किसी लीगल टर्म के बेसिस पे, लीगैलिटी या लेजिटिमेसी के टर्म पे ये चीफ मिनिस्टर बने हैं। नाउ ही इज होल्डिंग अथॉरिटी विच इज लीगल पावर। किसी पोजीशन में आके ये एक अथॉरिटी में आए हैं। चलिए, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। यानी कि ब्यूरोक्रेसी का मैंने आपको क्या मतलब बताया था कि आपके पास कोई पावर या अथॉरिटी होना एक हायरार्की में, ताकि आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल या मैनेज कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हायरार्की का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि टॉप टू मिड टू बॉटम लेवल ऑफ हायरार्की का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है?
यानी कि रैंकिंग के हिसाब से ही ब्यूरोक्रेसी चलती है। चलिए, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी ब्यूरोक्रेसी का कॉम्पिटेंस, यानी कि किसी भी तरह की स्पेशलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करना। किसी भी पोजीशन पे हर एक पोजीशन पे एक स्पेशलिटी होती है हर एक पोजीशन की, या हर एक पोजीशन पे एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर। किसी भी ब्यूरोक्रेसी को रन करने के लिए या ब्यूरोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सेटिस्फैक्टरी एग्जीक्यूशन के लिए, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए मैं कहूँगी, आपको रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो कि आप जिस पोजीशन में हैं या जो अथॉरिटी होल्ड कर रहे हैं उससे रिलेटेड लिमिटेड रूल्स क्या हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, एंड क्या प्रोसीजर्स हैं, तब तक आप उसे सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते या सक्सेसफुली हैंडल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। चलिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ब्यूरोक्रेसी चल रही है, यानी कि एक अथॉरिटी होल्ड करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ होते हैं और उससे नीचे मिड लेवल मैनेजर्स होते हैं, फिर बॉटम लेवल में वर्कर्स होते हैं। ये हमने पढ़ा है अपने एचआर में, है ना। तो डिवीजन ऑफ वर्क का होना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू ईच पोजीशन द वर्क शुड बी डिवाइडेड, यानी कि हर एक काम की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अपनी कॉम्पिटेंस, एक अपनी स्पेशलिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग वो हर एक पोजीशन को सूट करता है। ठीक है। सीईओ के पोजीशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एक वर्कर होल्ड नहीं कर सकता। ये वर्कर की पोजीशन का जो काम है वो मिड लेवल मैनेजर या सीईओ नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क का होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारी इम्पर्सनल रिलेशंस। हमारी ब्यूरोक्रेसी सक्सेसफुल तब होती है जब कोई भी काम इम्पर्सनल रिलेशन पे बेस्ड ना हो, यानी नो बायसनेस शुड बी देयर, नो फेवरेटिज्म शुड बी देयर, नो पर्सनल जजमेंट्स शुड बी देयर, यानी कि जो भी काम हो वो लीगल एस्पेक्ट्स पे हो, कोई भी इम्पर्सनल बायसनेस, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए कि मुझे ये आदमी पसंद है तो मैं इसको ये अथॉरिटी देता हूँ, ये नहीं होगा। हर एक प्रोसीजर फॉलो करके अथॉरिटी दी जाएगी, या फिर किसी इंसान की डेडिकेशन, कैपेबिलिटी देख करके आप उसे अथॉरिटी दे सकते हैं, या वो कितना डिजर्विंग है उस बेस पे आप उसको अथॉरिटी देंगे एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में। ठीक है। तो इम्पर्सनल रिलेशंस नहीं होने चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है रिकॉर्ड्स, यानी कंप्लीट फाइल्स रिगार्डिंग एक्ट या फिर रिगार्डिंग एक्शंस। ठीक है। एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में क्या क्या काम हो रहा है उसका रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। वाई दीज आर रिकॉर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के हर काम में, जहाँ भी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम रन करता है गवर्नमेंट के किसी काम में, वहाँ रिकॉर्ड्स हमेशा रहते हैं। गवर्नमेंट क्या है, एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ही तो है, और उसमें हर जगह रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं। क्यों? ताकि पिछला क्या काम हुआ, उसमें क्या गड़बड़ हुई जो आगे नहीं होनी चाहिए थी, या पिछले काम के एविडेंस होने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। या आगे जो आप काम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। सो एक कंप्लीट फाइल्स हमारे गवर्नमेंट के हर काम में होती है। इसी तरह ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में हर जगह रिकॉर्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। सो विद दिस आई एंड माई वीडियो हेयर। सो आई होप आपको मेरे चैनल का ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। इफ़ यस, प्लीज़ डू सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को दिया था। इफ़ इन केस एनी वन हैज़ एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, ईदर आप प्लीज़ मुझे DM करिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।